Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So today we are going to discuss about the regulation of respiration. क्योंकि हमने रेस्पिरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं, लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, then tidal volume, lung capacities and everything we have studied about the respiration. So last thing about respiration is that how respiration is regulated in our body. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रेगुलेट कैसे हो रही है ना? तो आज हम रेस्पिरेशन की रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. हमारी ह्यूमन की एबिलिटी है कि हम रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी ब्रीथिंग रिथम्स को रेगुलेट कर सकते हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारी ह्यूमंस की ये एबिलिटी है दैट वी कैन रेगुलेट, वी कैन कंट्रोल आवर ब्रीथिंग रिथम to meet the requirements of the body, to meet the needs of the body, and this is called as regulation of respiration. Okay, and respiration की regulation में आपके पास 3 components involved होंगे जो हम one by one पढ़ेंगे. One is control centers, then sensors. Sensors में हम पढ़ने वाले हैं chemoreceptors. Okay, sensors के अंदर हम पढ़ने वाले हैं chemoreceptors and peripheral your sensory receptors. Okay, we are going to discuss in details and effector organs जो already हम पढ़ चुके हैं, that is your diaphragm, your intercostal muscles and your abdominal muscles. क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था कि जब हम हैवी ब्रीथिंग करते हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आपके एब्डोमिनल मसल्स भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. फाइन. तो 3 components are involved in respiration. One is control centers that are present in the brain. Okay, then we have receptors and we have effector organs. So first of all, what is control centers? है ना, what is control centers? कि control center है क्या? What are these control centers? So control centers are present in your brain stem. आपकी brain stem में present हैं, आपकी pons, varoli में and medulla oblongata में. Okay, control centers are part of the hindbrain. They are present in your brain stem. ठीक है, pons, varoli and medulla oblongata. तो ये जो हम कंट्रोल सेंटर्स के बारे में पढ़ने वाले ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरल रेगुलेशन. ओके, आपके बॉडी में 2 तरह की रेगुलेशन हो रही है. रेस्पिरेशन की 2 तरह से रेगुलेशन हो रही है. एक केमिकल रेगुलेशन है जिसमें हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड वन इज योर न्यूरल रेगुलेशन. ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ न्यूरल रेगुलेशन. तो न्यूरल रेगुलेशन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो आपके प्रेजेंट हैं हिंड ब्रेन में. आपके 3 पार्ट्स होते हैं ना ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो हिंड ब्रेन में आपके रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट है, जो कि आपके रेस्पिरेशन के रेट और डेप्थ को डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये रेगुलेटरी सेंटर्स क्या करते हैं, आपकी रेस्पिरेशन के रेट को, आपकी रेस्पिरेशन की डेप्थ को डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो ब्रेन में आपके 2 सेंटर्स प्रेजेंट है, 2 रीजन्स प्रेजेंट हैं, मेडुला ऑब्लोंगटा एंड पोन्स वरोली. इन 2 रीजन्स में आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इनके लोकेशंस क्या है. दिस इज मेडुला पार्ट. ठीक है, दिस इज पोन्स. ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज हिंड ब्रेन. ये हिंड ब्रेन का पार्ट है ना, सेरिब्रम एंड पोन्स, मेड्यूला, ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है. तो पोन्स में आपके 2 रेगुलेटरी सेंटर्स होंगे और आपके मेड्यूला में 2 रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो आपके पोन्स में आपके 2 रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 2 रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होंगे और आपके मेड्यूला पार्ट में भी 2 रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होंगे जो आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं. सो मेडुला ऑब्लोंगटा जो कि आपके हिंड ब्रेन में लोकेटेड है, यहाँ पे जो मैंने बोला ना 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगटा एंड 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन पोन्स वरोली.
तो मेडुला ऑब्लोंगटम में जो 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, वन इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड योर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, तो 2 आपके रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट हैं आपके कहां पर, मेडुला ऑब्लोंगटम में। फाइन, सो मेडुला ऑब्लोंगटम में 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपके रेस्पिरेटरी रिथम को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ये आपके एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन दोनों को रेगुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द जो भी न्यूरॉन, अगर इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एक्टिवेट होगी तो इंस्पिरेशन को करेंगे, और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड होंगी तो एक्सपिरेशन को करेंगे। ठीक है, तो ये 2 जो है दिस आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगटा, और इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी रेगुलेशन को रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए। दिस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ respiration. Okay, fine. Okay, so this, तो यहां पे पहले लोकेशन देख लो इनकी। दिस इज योर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड दिस इज योर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपकी मेड्यूला में प्रेजेंट है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स के बारे में बाद में बताती हूँ क्या होते हैं ये। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड आपके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के, जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट है। ठीक है, सो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में आपके 2 आ जाते हैं। वन इज योर इंस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपके इंस्पिरेशन को, आपके इनहेलेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, एंड वन इज योर एक्सपिरेटरी ग्रुप, जो कि आपके एक्सहेलेशन को, एक्सपिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके स्टिमुलेट करेंगे, इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या करेंगी, ये न्यूरॉन्स आपके स्टिमुलेट करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स को। ये न्यूरॉन्स क्या करेंगी, रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल देंगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, फॉर इनहेलेशन, ठीक है, फॉर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, वो कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब आपके ब्रेन से उनको सिग्नल मिलेगा, इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स उनको सिग्नल देंगी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो न्यूरॉन्स आपके उन मसल्स के पास सिग्नल लेकर जाएंगे और वो मसल्स देन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर इंस्पिरेशन। अब सिर्फ इंस्पिरेशन तो नहीं होनी ना, एक्सपिरेशन भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी से निकालनी है ना। तो फिर आपके क्या होगा, स्टिमुलेट, ये एक्सपिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होंगे, ये न्यूरॉन्स स्टिमुलेट करेंगे मसल्स को टू रिलैक्स, कि अब रिलैक्स हो जाओ फॉर एक्सपिरेशन। ठीक है, फॉर एक्सपिरेशन। ठीक है, ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब क्वाइट ब्रीथिंग है, क्वाइट ब्रीथिंग के दौरान, मतलब जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो उसके दौरान ये आपके, मैं प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। ठीक है, तो आपके पास 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स में, एक इंस्पिरेशन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वन इज एक्सपिरेशन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम इंस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, जो कि आपके मेडुला ऑब्लोंगटा में प्रेजेंट है। ये जो न्यूरॉन्स का ग्रुप है, ये इंस्पिरेशन को जो है स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा, कैसे स्टिमुलेट करेगा, ये डायफ्राग्राम को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में सब एक्सप्लेन किया था कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इंस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं। इनमें बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, जो कि आपके डायफ्राग्राम को और मसल्स को सिग्नल देगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपके प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको इंस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। देन वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, उसको एक्सपिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, जो कि अगेन आपके मेडुला ऑब्लोंगटा में प्रेजेंट है।
अब एक और बात याद रखना, ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आगे मैं पढ़ाने वाली हूं कि ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को रेगुलेट करता है, बट टू रेगुलेट इंस्पिरेशन ये सिग्नल सेंड करता है डायफ्राग्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है, और एक्सपिरेशन को रेगुलेट करने के लिए सिग्नल सेंड करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को एंड मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल को, मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल को, कि अभी आप रिलैक्स हो जाओ और आपको एक्सपिरेशन करनी है, ठीक है। तो इट मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपकी फोर्सफुल एक्सपीरेशन के लिए, क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी फोर्सफुल एक्सपीरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको याद है तो ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सपिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपका दोनों में इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है और एक्सपिरेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर बात करूं तो पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर आपका पॉन्स वरोली में आपके हिंड ब्रेन के पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करता है, जो आपके डीआरजी और वीआरजी है ना उनको रेगुलेट कर रहा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को रेगुलेट करता है। इसमें दो सेंटर्स है, निमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये देखो निमोटॉक्सिक सेंटर है एंड एपन्यूस्टिक सेंटर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपका, मैंने बोला कि पॉन्स रेस्पिरेटरी ग्रुप में आपके दो सेंटर्स प्रेजेंट हैं, निमोटॉक्सिक सेंटर एंड आपका एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है, जो कि आपके रेगुलेशन को रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस लिटिल बिट, ठीक है। तो आप एपन्यूस्टिक सेंटर की अगर मैं बात करूं, एपन्यूस्टिक सेंटर की अगर मैं बात करूं तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, ये हेल्प करता है लॉन्ग ब्रीथिंग में। जब आप जोर जोर से ब्रीथिंग करते हो ना ऐसे, तो लॉन्ग डीप ब्रेथ को लेने में ये हेल्प करता है, ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ को लेने में एपन्यूस्टिक सेंटर हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्रीथिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्रीथिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इट हेल्प्स टू इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था ना, तो ये टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप डीप ब्रेथ ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर फिल कर रहे हो ना, तो टाइडल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट क्या आप सिर्फ इनहेलेशन कर रहे हो, क्या आप एयर को अंदर फिल करते जाओगे? अगर ऐसा होगा तो लंग्स आपके बर्स्ट हो जाएंगे ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास निमोटॉक्सिक सेंटर है, ठीक है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर जो था आपका, एपन्यूस्टिक सेंटर जो था, दिस इज कंट्रोल्ड बाय निमोटॉक्सिक सेंटर, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, निमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। मैंने क्या बोला, एपन्यूस्टिक सेंटर आपकी लॉन्ग डीप ब्रेथ में लेने में हेल्प कर रहा है, मतलब जैसे आप ज्यादा सांस लेते हो एक्सरसाइज के दौरान, वॉकिंग दौरान, एंगर के दौरान, एंजाइटी के दौरान, गुस्सा आता है तो सांसें फूल जाती है ना, तो बस आप लॉन्ग डीप ब्रेथ में आपको कौन मदद कर रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर। जो जब आप ज्यादा एयर को अंदर फिल करोगे, ठीक है, तो आपका टाइडल वॉल्यूम में तो इंक्रीज होगा ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस अंदर एयर फिल करते जानी, ऐसा होगा तो भाई आपके लंग्स, जो आपके लंग्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे, तो इट मींस उसको कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। तो उसे कौन रोक रहा है कि रुक जा भाई, अभी और एयर को अंदर फिल मत करो, तो उसे कौन रोक रहा है, निमोटॉक्सिक सेंटर उसे रोक रहा है। ये आपके निमोटॉक्सिक सेंटर आपके इंस्पिरेशन रेट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये आपके इंस्पिरेशन रेट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये आपके टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, ये आपके टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, आपके रेस्पिरेशन के रेट को, रिदम को रेगुलेट करेगा, ठीक है, मतलब कि ये इनहिबिट कर रहा है एक्सेसिव रेस्पिरेशन, कि आप ज्यादा एयर को अंदर फिल मत करो, ठीक है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर एक तो आपके कंट्रोल हो रहे हैं निमोटॉक्सिक सेंटर से, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेच मसल्स, जो कि आपके
स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट है पल्मोनरी मसल्स में, ठीक है, कि अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका हूं, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता हूं, इससे ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो मसल्स क्या हो जाएंगे, मसल्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो आपके पल्मोनरी मसल्स में प्रेजेंट हैं वो सिग्नल्स देंगे कि नो मोर स्ट्रेचिंग, इससे ज्यादा स्ट्रेचिंग जो है वो टॉलरेटेबल नहीं है, ठीक है। तो एपनेस्टिक सेंटर आपके क्या कर रहे थे, ब्रीथिंग के रेट को इंक्रीज कर रहे थे, पर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपके ब्रीथिंग के रेट को डिक्रीज कर रहे हैं। Is it fine? ओके, तो न्यूमेटिक सेंटर आपके टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। आपके जो सिग्नल्स आपके एपनिस्टिक सेंटर से जो सिग्नल्स आ रहे थे उन सिग्नल्स को इनहिबिट कर रहे हैं। फाइन। तो एपनिस्टिक सेंटर क्या कर रहा था, एपनिस्टिक सेंटर आपका पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं, ये क्या भेज रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करवा रहे हैं। पर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, मतलब ब्रीथिंग के रेट को डिक्रीज करवा रहे हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तभी तो आपकी रेस्पिरेशन रेगुलेटेड रहती है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तभी तो आपकी रेस्पिरेशन रेगुलेटेड रहेगी अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसे तो नहीं बस सांस लेते जाओ और हवा को अंदर बढ़ते जाओ। तो एक लंग्स हमारे बैलून्स की तरह है ना, तो अगर आप ज्यादा बैलून में एयर को फिल करोगे तो बैलून भी तो बर्स्ट हो जाएगा, वैसे आपके लंग्स भी बर्स्ट हो जाते हैं। समझ आई बात, ठीक है। ओके, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है। एपनिस्टिक सेंटर जो है पोन्स वरोली के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। ये इंस्पिरेशन मतलब लॉन्ग डीप ब्रेथ्स के लिए सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्साइट करते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपके रेस्पिरेटरी रिदम रेट को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। सिग्नल्स ये इस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल्स निकल रहे हैं वो इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, इंस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं इंस्पिरेशन को, ठीक है, ताकि वो रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ फ्रेनिक नर्व एंड इट इनहिबिट द सिग्नल ऑफ एपनिस्टिक सेंटर। ओके, जो मैंने आपको बताया कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या कर रहे हैं, एपनिस्टिक सेंटर के से जो सिग्नल्स निकल रहे थे उनको इनहिबिट कर रहे हैं, नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन के रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि टाइडल वॉल्यूम को ओवरऑल डिक्रीज करेंगे और ये दोनों सेंटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो काम करेंगे ताकि वो रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर सकें। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया था। कहां गया, ये रहा का बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। तो ये काम क्या कर रहा है बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई हम तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एक्सपिरेशन पढ़ रहे हैं, बट ये जो रेस्पिरेशन है इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, सिग्नल्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। जैसे हम हार्ट में पढ़ते हैं ना, पेस मेकर ऑफ हार्ट, जहां से हार्ट के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, हार्ट बीट जनरेट होती है। तो लंग रेस्पिरेशन का पेस मेकर कौन है, मतलब वो सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। ओके फाइन, इंस्पिरेशन हो रही है, एक्सपिरेशन हो रही है, बट शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे जो कि फायर होंगे, मतलब एकदम से बीट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, सिग्नल्स देना स्टार्ट करेंगे एकदम से रिदमिकली, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं एकदम से फायर होंगे, एक रिदम में फायर होंगे, ठीक है। और यहां से जो इंपल्सेस निकल रही हैं, इस न्यूरॉन से जो इंपल्सेस निकल रही हैं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से जो इंपल्सेस निकल रही हैं वो आपकी एक्साइट करेगी किसको, आपके डीआरजी को, जो अभी हमने पढ़ा ना इंस्पिरेटरी मसल्स। डीआरजी में इंस्पिरेटरी मसल्स होंगे, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होंगे जो कि इंस्पिरेशन को
करवा रहे हैं, है ना। इंस्पिरेशन किसकी वजह से हो रही थी? ये डीआरजी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे वो न्यूरॉन्स, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, डीआरजी में जो न्यूरॉन्स हैं ये डीआरजी को एक्साइट किया, डीआरजी ने इंस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल्स दिए, डीआरजी के जो न्यूरॉन्स थे उसने इंस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल्स दिए, इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। इंस्पिरेटरी मसल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपकी क्या हुई, इंस्पिरेशन, आपकी क्या हुई, इंस्पिरेशन। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। इंस्पिरेशन कैसे होती है, अभी हमने डीआरजी पढ़ा था, डीआरजी में मैंने क्या बताया था डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, कि वो मसल्स डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स सिग्नल्स देते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स को, जो कि आपके डायफ्राग्राम है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनको सिग्नल्स जाते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो। पर वो सिग्नल्स जनरेट कहाँ से हुए, वो सिग्नल्स जनरेट हुए इस प्रो-बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स से। इस कॉम्प्लेक्स से जो सिग्नल्स जनरेट हुए, उस सिग्नल्स ने किसको एक्साइट किया, इन डीआरजी न्यूरॉन्स को, और इस न्यूरॉन्स ने किसको सिग्नल दिया, इंस्पिरेटरी मसल्स को। बात समझ आई, ठीक है। बट अब एक बात बताओ, क्या ये सिग्नल्स जनरेट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमेशा तो इंस्पिरेशन होगी, एक्सपिरेशन कब होगी, नहीं होगी ना। तो अब क्या होना चाहिए, इंस्पिरेशन शुड बी स्टॉप्ड, कुछ टाइम के बाद इंस्पिरेशन रुकनी चाहिए ना, कुछ टाइम के बाद इंस्पिरेशन रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, ताकि एक्सपिरेशन हो, ठीक है। मतलब कि मसल शुड बी रिलैक्स्ड, होनी चाहिए, मसल्स को रिलैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मसल शुड बी रिलैक्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान मसल्स को क्या होना है, रिलैक्स होना है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब उन मसल्स को क्या होना है, रिलैक्स होना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जो आपके वो कॉम्प्लेक्स था ना, जो आपका प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो इंपल्सिस को जनरेट करना रोक देता है, ठीक है। स्टॉप फायरिंग इंपल्सिस आफ्टर सम टाइम, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो कुछ देर के बाद इंपल्सिस को जनरेट करेगा और कुछ देर के बाद इंपल्सिस को जनरेट करना बंद कर देगा, ठीक है। जब इंपल्सिस जो है जनरेट नहीं होगी तो आपके न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन नहीं होगी, आपके न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन नहीं होगी। जब न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो आपकी क्या होगी, एक्सपायरेशन, आपकी क्या होगी, एक्सपायरेशन। मसल्स रिलैक्स हैं आप तो मसल एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज और आपको बताई थी जब मैंने लास्ट आपका रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा रही थी, तो मैंने ये भी बोला था जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो, जबरदस्ती एयर को एक्सहेल करते हो, तो उसमें सिर्फ आपके मसल्स का रिलैक्स होना इज नॉट सफिशिएंट, उसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। अगर आपको याद है तो मैंने ये बताया था कि जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो, क्या बोल रही हूं मैं, जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन, तो आपकी क्या होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज नॉट सफिशिएंट, मसल्स का रिलैक्स होना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो तो मसल्स का रिलैक्स होना सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि अब ये जो डीआरजी कॉम्प्लेक्स है और ये आपका प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, ये अब सफिशिएंट नहीं है ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। तो वी शुड हैव सम अदर लेवल ऑफ कंट्रोल। तो अदर लेवल ऑफ कंट्रोल क्या हुआ, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग एक्सपीरेशन, ये चीज समझना ध्यान से, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के दौरान सिर्फ डीआरजी और आपका
दैट प्री ब्रोजिंगर कॉम्प्लेक्स सफिशिएंट नहीं है। अब आप कहाँ, अब किसका रोल आएगा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स का। ठीक है, अब रोल आएगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेजेंट है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, इसके पास आपके पास इंस्पिरेटरी मसल्स भी होते हैं। मैंने बताया था ना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सपिरेटरी मसल्स भी होंगे। ठीक है, तो मतलब इनके पास जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसको आई न्यूरॉन्स बोलते हैं, और इस न्यूरॉन्स को बोलेंगे ई न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जब हैवी ब्रीथिंग होती है, ठीक है, ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग हैवी ब्रीथिंग। फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान ये एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही नॉर्मल रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हैवी ब्रीथिंग के दौरान ये डीआरजी एंड वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूं? जब आपकी हैवी ब्रीथिंग है, जब आप हैवी ब्रीथिंग करते हो, तो सिर्फ डीआरजी और ये कॉम्प्लेक्स जो है सफिशिएंट नहीं है, उस टाइम पे वीआरजी आ जाता है। तब वीआरजी डीआरजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। वीआरजी डीआरजी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, दोनों जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आपके दोनों एक्टिवेट करते हैं आपके इंस्पिरेटरी मसल्स को। इंस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल देते हैं। ठीक है, इंस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल करते हैं तो मोर कॉन्ट्रैक्शन होती है। बात समझ आ रही है? मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपका क्या होगा? मोर इंस्पिरेशन। बट अभी तक मैंने ये बात ही नहीं की ना, एक्सपीरेशन कैसे हो रही है। मुझे तो ये बताना नहीं कि भाई एक्सपीरेशन कैसे हो रही है। तो सुनो, अब फोर्सफुल एक्सपीरेशन के दौरान ये मसल्स को शुड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन के दौरान जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, अब उन्हें रिलैक्स नहीं होना है, अब उन्हें क्या होना है? फोर्सफुल एक्सपीरेशन के दौरान रेस्पिरेटरी मसल्स शुड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब क्या होता है ना कि जो आई न्यूरॉन्स हैं और जो आपकी ई न्यूरॉन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करती हैं, म्यूचुअल इनहिबिशन करती हैं। ये क्या कर रही हैं? म्यूचुअल इनहिबिशन कर रही हैं। दोनों ये इंस्पिरेटरी मसल्स वाली और एक्सपिरेटरी मसल्स वाली दोनों को क्या कर रही हैं? म्यूचुअली इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है, बट अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि एक्सपिरेशन हो कैसे रही है। ठीक है, तो सुनो, अब क्या होता है कि जो आपके पॉन्स में इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन का स्विच होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ना आपका, कहाँ गया आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ना, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है आपका, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो स्विच ऑफ कर देगा आपके डीआरजी को। वाह जी वाह। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या बोला कि आपका इंस्पिरेशन से हम एक्सपिरेशन की तरफ स्विच होंगे, इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन की तरफ स्विच होंगे। वो स्विच कहां पर प्रेजेंट है? पॉन्स में। तो पॉन्स में आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, वो डीआरजी को स्विच ऑफ कर देगा। जब डीआरजी स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंस्पिरेशन रुक जाएगी। तो जब इंस्पिरेशन रुक जाएगी तो आपका एक्सपिरेशन स्विच ऑन हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपके इंस्पिरेशन को रोक रहा है और एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर रहा है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूं, मैंने क्या बोला? आपका प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स और डीआरजी, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स डीआरजी को इंपल्सिस ट्रांसफर कर रहा था। ध्यान से सुनना, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स इंपल्सिस को ट्रांसफर कर रहा है डीआरजी को। डीआरजी इंस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल सेंड कर रहे हैं और इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इंस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, और जब मसल्स रिलैक्स होंगी तो एक्सपिरेशन होगी। इतनी बात तो समझ आ गई। बट जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, फोर्सफुल ब्रीथिंग मतलब मोर एयर को फिल करते हो और मोर एयर को एक्सहेल करते हो।
ठीक है। तो जब आप मोर इनहेलेशन करते हो, फोर्सफुल इनहेलेशन करते हो, एक्स्ट्रा एयर को लंग्स में फिल करते हो, तब क्या होता है, तब आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो सके। ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से क्या होगा, आपके इंस्पिरेटरी मसल्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और मोर एयर विल गेट इनटू द लंग्स। ये तो बात थी आपकी इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन की, ठीक है। अब क्या होता है ना, इंस्पिरेटरी मसल्स जो न्यूरॉन्स हैं और एक्सपिरेटरी मसल न्यूरॉन्स हैं, आई न्यूरॉन्स एंड ई न्यूरॉन्स, एक दूसरे को म्यूचुअली इनहिबिट करते हैं। एक बार वो इसको इनहिबिट कर रहा है, एक बार वो उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, ऐसा उनका काम चलता है। बट अब क्या हो रहा है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स जो आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्स में प्रेजेंट है। अब वो पॉन्स में जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स प्रेजेंट है ना, वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इंस्पिरेटरी ग्रुप को डीएक्टिवेट कर रहे हैं कि बस रुक जाओ, अब मैं ज्यादा एयर को अंदर फिल नहीं कर सकता हूं, मुझे एयर को बाहर निकालना, मुझे एक्सहेल करना है। तो वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स को क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंस्पिरेशन रुक जाएगी और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। इस तरह से आपके जो इंस्पिरेटरी और मसल न्यूरॉन्स और एक्सपिरेटरी मसल न्यूरॉन्स एक दूसरे को खुद ही इनहिबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसे म्यूचुअल इनहिबिशंस कहते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान ये वाले जो मसल्स है ना, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखना। और इन्हें कौन कर रहा है, ये कब होंगे, जब डीआरजी जो है वो रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे, उनको सिग्नल्स जाना बंद हो जाएगा। अब सिग्नल्स किसको आ रहे हैं, एक्सपिरेटरी मसल्स को आ रहे हैं, ठीक है। जैसे डीआरजी ने अपना काम बंद किया तो वो सिग्नल किसको आएगा, एक्सपिरेटरी मसल्स को आएगा, है ना। प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स जो है, पहले वो सिग्नल किसको दे रहा था, वो डीआरजी को दे रहा था। अब वो डीआरजी को सिग्नल नहीं देगा, अब वो सिग्नल किसको देगा, वीआरजी को। और वीआरजी के किसके पास जाएगा, एक्सपिरेटरी मसल्स के पास जाएगा। जब वो एक्सपिरेटरी मसल्स के पास सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, आपका वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करेंगे। फाइन। तो एक प्रोसेस है, एक रिफ्लेक्स आर्क है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क, जो कि प्रोटेक्ट करता है रिफ्लेक्सिस को, मतलब एल्वोलाई को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। जब आपके लंग्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एयर उनमें बर्स्ट जाती है, अभी तो मैंने बोला ना लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकियाई और आर्टरिया की वॉल्स पे, ठीक है। जब एयर बहुत ज्यादा एल्वोलाई में फिल हो जाती है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था। तो ये एक्टिवेट कर देते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क को। ये सिग्नल्स किसको सेंड करते हैं, आपके इंस्पिरेटरी सेंटर्स को, थ्रू वेगस नर्व, आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है ये आपकी बॉडी में। और ये इंस्पिरेटरी सेंटर्स में जब सिग्नल्स जाएंगे, उसे कहेंगे कि इंस्पिरेशन को रोक दो और एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि लंग्स में बहुत ज्यादा एयर फिल हो गई है और लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये रिफ्लेक्स आर्क आपके लंग्स को बर्स्ट होने से, ओवर स्ट्रेच होने से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया भी है कि जब आपका टाइडल वॉल्यूम मोर देन 1000 ml हो जाएगा, लंग स्ट्रेच करेंगे। लंग्स जब स्ट्रेच करेंगे तो वहां पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट है ब्रोंकियाई वगैरह में, ठीक है। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके सिग्नल्स को लेकर जाएंगे कहां पर, आपके न्यूरॉन्स के पास, इंस्पिरेटरी मसल्स के पास, ठीक है, थ्रू वेगस नर्व। और वो मसल्स क्या करेंगे, इनहिबिट हो जाएंगे और आपकी इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। फाइन। उसके बाद कुछ हमारे पास केमिकल रेगुलेशन होती है, वहां पे कुछ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं। अब देखो केमिकल रेगुलेशन पता किसकी वजह से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वजह से। क्योंकि अगर आपको याद हो, पीछे मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ब्लड में, वो डिसाइड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लंग्स से आउटसाइड मूव करेगी और ऑक्सीजन किस तरह से लंग से ब्लड में जाएगी और ब्लड से टिश्यूज में जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेशर पे, ठीक है। तो वही तो आपकी केमिकल रेगुलेशन है ना। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आपके मेडुलरी ऑब्लोंगटा रीजन में प्रेजेंट है, आपके इंस्पिरेटरी सेंटर डीआरजी के अराउंड, ठीक है। और ये सेंटर्स आपके सेंसिटिव हैं
अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के ऊपर एंड हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मतलब इंस्पिरेटरी सेंटर को भी एक्टिवेट करते हैं, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यू नीड टू इनहेल मोर ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन को इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। ठीक है, तो वो सेंटर्स कहां पे प्रेजेंट है, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के आगे पीछे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की वजह से एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो ये सेंटर्स जब एक्टिवेट होंगे ये रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे, मतलब एयर को इनहेल करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अगेन उसी चीज पे है, सेम, इट इज सेम, ठीक है, बट पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आपके आयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, इंक्लूडेड है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर पे। तो आपकी वो आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स से जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट थे। आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं ये आपके पेरिफेरल रीजन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होंगे, लाइक हार्ट वगैरह में, ये वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो दिस आर अगेन एक्टिवेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एंड हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, मैंने बोला हार्ट में ये प्रेजेंट होंगे। तो ये भी आपके इंस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो सिचुएशन को रिवर्स कर पाए, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गया है तो आपको ज्यादा एयर को इनहेल करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयोटिक बॉडीज आपकी आयोटा में कीमोरिसेप्टर्स हैं ये। ठीक है, आयोटिक बॉडीज इंक्लूड कीमोरिसेप्टर्स इन आर्क ऑफ आयोटा। ठीक है, और कैरोटिड बॉडीज जो हैं इट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट इन बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, तो ये आर्टरीज क्या करती हैं, ये आर्टरीज आपके सिग्नल्स देती हैं, बेसिकली किसको, आपके रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल्स देती हैं कि आपको अभी एयर को इनहेल करने की जरूरत है, ऑक्सीजन को इनहेल करने की जरूरत है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को आप रिड्यूस कर सको ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करो बॉडी से। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नीड अ हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड के आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके बेसिकली जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशंस हैं उन पे ये रिएक्ट करते हैं, उनके हिसाब से, उनकी कंसेंट्रेशन के हिसाब से ये दोनों रिसेप्टर्स अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये अगेन मैंने सारा बता दिया, निमोटॉक्सिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। देखो किस तरह से आपके मसल्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे, सिग्नल्स उनको सेंड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। For further videos, do like and subscribe Study with Palak. For PDF, class updates and MCQs, you can join my Telegram group. The link of the group is given here. So here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.